आदर्श मिट्टी की संरचना के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा, नाइट्रोजन 5%। अगला प्रश्न, सीमा पृथ्वी की पपड़ी की निचली परत का नाम है। यह परत किन खनिजों से भरपूर चट्टानों से बनी है? आमतौर पर जब सीमा सतह पर आती है तो यह बेसाल्ट होता है, इसलिए कभी कभी इस परत को क्रस्ट की बेसाल्ट परत कहा जाता है। तो सेकेंड का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है थर्ड, ग्लाइजेशन के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल भराव की स्थिति। अगला प्रश्न, यहाँ पर 4 क्वेश्चन नंबर, पोडोजोलिक मिट्टी का पीएच आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4.5 से कम, यहाँ पे आंसर सही बनेगा। अगला है, यदि गुरुत्वाकर्षण की क्रिया द्वारा सामग्री का परिवहन किया जाता है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलुवियम, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन नंबर, भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा फ्लेजियो क्लेज फेल्डेस्पार। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, अपक्षय के लिए सर्वाधिक प्रतिरोधी खनिज इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टज। अगला प्रश्न है 8 क्वेश्चन नंबर, मृदा की 15 सेमी ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर 8 का जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पृष्ठीय मृदा, टॉप सॉयल, फरो स्लाइस सॉयल। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 क्वेश्चन नंबर, मृदा निर्माण, वितरण और गुण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा 9 का ए, पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। तो इनमें से आपको बताना है जल धारण क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? रेतीली मिट्टी की, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, गाद मिट्टी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकनी मिट्टी। अगला प्रश्न है 12 क्वेश्चन नंबर, वह प्रक्रिया जो ऊपरी परतों से सेस्की ऑक्साइड के बजाय सिलिका को हटाती है और इस तरह सेक्सी ऑक्साइड को सोलम में केंद्रित करने के लिए छोड़ देती है। तो यहाँ पे 12 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा लेटराइजेशन। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन नंबर, काली मिट्टी में दरार के लिए कौन सा मृतिका खनिज उत्तरदायी है इनमें से? तो यहाँ पर 13 का आंसर हो जाएगा मोंट मोरिलो नाइट, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 14, एसिड सल्फेट मिट्टी कैड क्ले सॉइल का पीएच होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 से कम, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, जल की अंतःस्राव दर मिट्टी में सबसे कम होती है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्ले मिट्टी में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व इनमें से आपको बताना है। तो मृदा का वास्तविक घनत्व कण घनत्व होता है। अगला प्रश्न 17, सोडियम अवशोषण अनुपात सिंचाई जल में से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न 18 क्वेश्चन नंबर, जेनी 1941 के अनुसार मृदा निर्माण कारक आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अम्लीय मिट्टी में अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो आंसर बनेगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन गलत है? तो दिए गए ऑप्शंस में से गलत कथन का आपको चयन करना है। तो आंसर बनेगा क्लोराइड डोलोमाइट। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर, लंबाई में 1 से 10 सेमी तक भिन्नता होती है जो आमतौर पर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों के अधोमृदा क्षितिज में होती है जहां चिकनी मिट्टी होती है। तो यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा प्रिज्म जैसा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 22, मधुकोश जैसी संरचना किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिल्ट मृदा। अगला प्रश्न है 23, खेती वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की संरचना को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गोलाकार व क्रम्बी। अगला प्रश्न है 20 स्तर में चूना पत्थर का संचय। तो 20 स्तर में चूना पत्थर का जो संचय है वो कैल्सिफिकेशन है। अगला प्रश्न है शिस्ट एक प्रकार की चट्टान है। तो शिस्ट एक प्रकार की जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आती है। अगला है
26 यहाँ पर आपको फिल करना है। आमतौर पर कृषि भूमि पर लगभग 6% की ढलान तक और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 600 मिमी से कम होती है। तो यहाँ पर उसे क्या कहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर बडिंग कहेंगे। अगला प्रश्न है किस पीएच पर बृहद पोषक तत्व की कमी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अम्लीय। अगला प्रश्न है 28 100% से अधिक की सुघट्यता सूचकांक से पता चलता है कि मिट्टी अपेक्षाकृत ढीली है, कठोर है, मध्यम है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 28 का आंसर हो जाएगा कठोर। अगला प्रश्न है 29 निम्नलिखित में से कौन सी लवड़ी मिट्टी की विशेषता नहीं है इनमें से, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी है मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत। अगला प्रश्न है 30 निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में उच्च लवण स्तर को सहन नहीं कर सकती है। तो 30 के आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा मटर, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लवणी मिट्टी के लिए सुझाया गया प्रबंधन उपाय इनमें से नहीं है। तो 31 का आंसर हो जाएगा जल निकासी। अगला प्रश्न है 32 मिट्टी की संरचना को गंभीर क्षति होने से पहले आप उस वजन को क्या कहते हैं जो मिट्टी सहन कर सकती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वियरिंग क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत दिया गया है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा क्षारीय चट्टानें स्लेट, यहाँ पर कथन गलत है। बाकी सभी जो कथन दिए गए हैं ऑप्शंस ये सभी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 34 आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों में आपको बताना है कौन सा खनिज है जो सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फेल्डस्पार, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 35 क्वेश्चन नंबर है मिट्टी की कड़ाकार के लिए कौन सा कथन गलत है। तो मिट्टी की कड़ाकार के लिए कथन यहाँ पे जो गलत दिया गया है वो डी है सिल्ट दोमट बालू 0 से 50, सिल्ट 20 से 50 के लिए 0 से 27, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 36 मृदा रंग स्पेक्ट्रम द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है मृदा रंग स्पेक्ट्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर अल्बर्ट एच मुंसेल के द्वारा दिया गया है। अगला है कोलाइडल खनिज सीईसी के लिए कौन सा कथन गलत है यहाँ पर। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, सभी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये राइट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 38 स्थायी मलान बिंदु का मान इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा -15 बार। नेक्स्ट है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की ऋणात्मक EH मान इंगित करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपचयित स्थिति को इंगित करता है। अगला प्रश्न है मिट्टी की स्थिरता जो मिट्टी को बिना टूटे किसी भी आकार में ढालने की अनुमति देती है, जब इसकी खेती की जाती है तो यह ढेलों के बजाय पडल जाता है या गांठों में बदल जाता है और सूखने पर अत्यधिक कठोर हो जाता है। तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा प्लास्टिक स्थिरता। अगला प्रश्न है 41 2:1 पूर्णतः विस्तारित प्रकार का खनिज कौन सा है इनमें से। तो 41 का आंसर हो जाएगा मोंट मोरिलो नाइट। अगला है अगर जल व वायु दोनों से मृदा क्षरण होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेब अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है सर्वाधिक हानिकारक जल अपरदन इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जल अपरदन की बात करें हानिकारक है तो यहाँ पर परत अपरदन इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 यहाँ पर आपको फिल करना है कम उपजाऊ मिट्टी है तथा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसके क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा कम है लेकिन आमतौर पर ये अधिक रेतीली और कम उपजाऊ भी है। इनमें कंकड़ पिंडों की उच्च सांद्रता होती है। तो यहाँ पर बांगर मिट्टी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर मृदा अम्लता मिट्टी के पानी के घोल में मौजूद हाइड्रोजन आयनों की मात्रा के कारण होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय अम्लता। अगला प्रश्न है 46 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CeCe मान कितना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 136। अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी के सुधार के लिए प्रेस मड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है इनमें से। तो गलत कथन का चयन करना है तो आप लोग फटाफट इसका आंसर कीजिए। 48 का आंसर क्या बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत कम चूने की आवश्यकता चुकंदर अमरेंथस। अगला प्रश्न है यहाँ पर 49 क्षारीय मिट्टी का विनिमय सोडियम प्रतिशत ESP कुल धनान विनिमय क्षमता CEC का कितना % है।
तो आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 15%। अगला है 50 क्वेश्चन नंबर, Na क्ले प्लस H2O, H क्ले प्लस NaOH। तो यहाँ पर आपको बताना है रासायनिक प्रतिक्रिया दर्शाती है, तो इनमें से क्या दर्शाती है? तो आंसर हो जाएगा अपचयित क्षारीय मिट्टी को दर्शाती है। अगला है ऊसर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? तो 51 का आंसर हो जाएगा क्षारीय मिट्टी के लिए ऊसर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला 52 क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 53, जिप्सम तुल्यता के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो 53 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर मिट्टी के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्थूल घनत्व व कण घनत्व घटता है। अगला प्रश्न है 55, कौन सी भूमियाँ वर्ग फर्स्ट बनने की क्षमता रखती हैं लेकिन विशेष समस्या खतरे के कारण वर्ग की विशेषताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं? तो आंसर हो जाएगा 5th। अगला प्रश्न है, मृदा नमूनाकरण के लिए प्लॉट का आकार क्या होना चाहिए? तो आंसर बनेगा 2.5 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, सब्जी की फसल के लिए मिट्टी का नमूना मिट्टी की गहराई से लेना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 58 क्वेश्चन नंबर, मिट्टी के नमूने के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सुखाने से पहले NPK, आयरन, सल्फर, जिंक का विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 59, डाई एथाइलिन ट्राईएमाइन पेंटाएसिटेट पेंटासेटेड DTPA विधि का उपयोग किन पोषक तत्व विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमोनियम एसीटेट विधि का उपयोग किस पोषक तत्व विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 61, SHC में कौन से पैरामीटर का विश्लेषण नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगला है 62 क्वेश्चन नंबर, CN रेशियो आपको बताना है, अनुपात के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेग्यूम फसलें 40 से 50:1, यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 63 क्वेश्चन नंबर, मिट्टी में आयरन क्रांतिक सीमा होती है? तो आंसर हो जाएगा 4.5 ppm। अगला प्रश्न है 64, पौधों के लिए पोषक तत्व विश्लेषण के लिए गए पौधे के नमूने के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्ष, कली, गेहूं, जौ, यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 65, निम्न में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है? तो सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा किस में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा हिस्टोसोल्स में। अगला प्रश्न है, कौन सा मृदा क्षरण नुकसानदायक होता है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा त्वरित क्षरण जो है यहाँ पर नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न है 67, प्रतिकूल मिट्टी की विशेषताओं, ढलान, कटाव, गहराई, जल निकासी, प्रतिकूल जलवायु आदि के कारण कौन सी भूमि क्षमता वर्ग केवल सामयिक या सीमित खेती के लिए उपयुक्त है? यहाँ इंजीनियरिंग उपायों की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्लास 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 68, किस राज्य में सर्वाधिक लवणी क्षारीय मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही जवाब बनेगा। हाइग्रोस्कोपिक मृदा का जलमान इनमें से कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय प्रणाली के अनुसार मिट्टी के कणों को आकार के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 9 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, बोल्डर कंकड़ के आकार के खनिजों वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा रोडेशियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी आमतौर पर किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो यहाँ पर बताना है काली मिट्टी में आमतौर पर किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोरिक। अगला प्रश्न है 73, pH मीटर की खोज किसने की है? तो pH मीटर की खोज आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आर्नोल्ड ओ बैकमैन ने pH मीटर की खोज की है। अगला प्रश्न है
अवसादी चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में खनिज की बात करें तो ए और बी दोनों प्राथमिक खनिज और द्वितीय खनिज। अगला प्रश्न है 75। यदि स्थूल घनत्व 1.30 ग्राम प्रति सेंटी घन मीटर है और कण घनत्व 2.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो मिट्टी की सरंध्रता की गणना करें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 51.85%। अगला प्रश्न, भूमि के ऊपर से उप सतह में जल का प्रवाह आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा अंतः स्पंदन। अगला प्रश्न है, एन बैक्टीरिया के लिए सर्वोत्तम मिट्टी का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। अगला है, भारत में मृदा प्रतिशत के लिए कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेगिस्तान 15। अगला है, लाल मिट्टी में निम्न की कमी होती है। तो लाल मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अगला है, मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? तो मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला है, मृदा कोलाइड कणों का आकार होता है। तो मृदा कोलाइड कणों के आकार की बात करें तो 0.001 mm से कम होता है। अगला प्रश्न है, मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.25। अगला प्रश्न है यहाँ पर 84, टेंसियोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिचर्डस और गार्डनर के द्वारा टेंसियोमीटर की खोज की गई है। अगला प्रश्न है, इसे लगभग 2 से 10% ढलान और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 600 मिमी से अधिक होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रेडेड बडिंग। अगला प्रश्न है 86, पानी की वह मात्रा जिस पर मिट्टी अर्ध ठोस हो जाती है क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 86 का आंसर हो जाएगा प्लास्टिक सीमा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 87, मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो मिट्टी का काला रंग आपको बताना है किसके कारण होता है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी का काला रंग होता है। अगला प्रश्न है, बहाली का नियम लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिविंग के द्वारा दिया गया है दोस्तों। अगला 89 क्वेश्चन नंबर है, मृदा की 1 इंच मोटी परत बनने में समय लगता है। तो मृदा की 1 इंच मोटी परत बनने में यहाँ पर जो है 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा मृदा क्षरण को कौन से राज्य में सर्वाधिक है? 90 का आंसर आपको देना है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, जल द्वारा क्षरण मृदा क्षरण का सबसे खतरनाक रूप इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लिप या गली क्षरण। अगला प्रश्न है, जल द्वारा मृदा क्षरण में सबसे अधिक नुकसान होता है। तो सबसे अधिक जो नुकसान होता है वो परत क्षरण में। अगला है, क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील नहीं है, इनमें से कौन सा है जो सहनशील नहीं है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो 93 का आंसर हो जाएगा आड़ू, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइम पोटेंशियल का प्रस्ताव किसने दिया है? तो लाइम पोटेंशियल का आपको बताना है प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसको फील्ड के द्वारा दिया गया है, लाइम पोटेंशियल का प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, CAO का CCE का मान क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा 179। अगला प्रश्न है यहाँ पर 96, निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से अम्लीय सल्फेट मिट्टी में पाया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा पाइराइट। अगला प्रश्न 97, pH मीटर मापता है। तो pH मीटर क्या मापता है इनमें से? तो आंसर बनेगा H2 आयन गतिविधि। अगला है 98, विद्युत चालकता मीटर मापता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मिट्टी में घुलनशील लवण को मापता है। अगला प्रश्न है 99, प्राप्त कार्बनिक पदार्थ है इनमें से। तो इनमें से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, OC × 1.724। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता किसके द्वारा मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा एमोज मीटर के द्वारा। पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी तो किसने दी थी? पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आर्नोन और स्टाउट 1939, ऑप्शन बी है आर्नोन 1954, ऑप्शन सी है लीवेग ने 1963, ऑप्शन डी है पीटरसन
1967। तो यहाँ पे आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है सेकेंड क्वेश्चन नंबर, निम्न में से आवश्यक पोषक तत्वों के लिए गलत कथन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए है, यदि किसी तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। बी ऑप्शन है, इस तत्व की कमी की पूर्ति दूसरे तत्व के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन सी है, यह तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा एंजाइम क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, सेकेंड का राइट जवाब क्या बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस तत्वों की कमी की पूर्ति दूसरे तत्व के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत पूछा गया था। तो गलत जो कथन है ऑप्शन बी दिया गया है, और बाकी सभी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, और बाकी सभी जो कथन हैं सही दिए गए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन नंबर, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या आपको बतानी है यहाँ पर। तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 21। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है। तो क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी 26 क्रियात्मक पोषक तत्वों की संख्या है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आंसर हो जाएगा 9 लाभदायक पोषक तत्वों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, वेसिकुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा वाइम जिसे कहते हैं, उच्च कुल के पौधे के साथ सहजीवन करने वाला कवक है जो ऑप्शन ए है मुख्य रूप से फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। ऑप्शन बी नेक्स्ट ऑप्शन सी है मृदोड़ रोगों व सूत्रकृमि के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता की भी उत्पन्न करता है। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट बॉटम व्याख्यान किसने दिया है। तो यहाँ पे 7 का आंसर आप लोग दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिचर्ड फेनमैन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा 10 की पावर 9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या होती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 यहाँ पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन का चयन यहाँ पर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद पोषक तत्व, यहाँ पर जो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, नैनो उर्वरकों के संश्लेषण के दौरान अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो अधिक मात्रा में अशुद्धियाँ आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के शुष्क भार के अनुसार 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिए। 12 का आंसर क्या बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बृहद पोषक तत्व कहते हैं, या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, या अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, या उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बृहद पोषक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14, नैनो उर्वरक पोषक तत्व जारी कर सकता है धीरे धीरे, बहुत तेज, लगातार, ए और सी दोनों। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, धीरे धीरे और
लगातार, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? तो लाभदायक पोषक तत्वों की अवधारणा की बात करें तो निकोलस के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। अगला प्रश्न है, निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2010 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक वाष्प निक्षेपण का व्यापक रूप से उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इनमें से आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा कार्बन नैनो ट्यूब का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से गलत कथन आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इनमें से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व, ऑप्शन डी जो यहाँ पर है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल चुनिए इनमें से, तो बेमेल का चयन करना है आपको यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम गतिशील सिलिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल चुनिए, तो इसमें भी आपको बेमेल बताना है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, एंजाइम सक्रियण और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 21, निम्न में से बेमेल चुनिए, तो बेमेल का चयन करना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजाइम सक्रिय और इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण में सहायक तत्व, यहाँ पर आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, आयनिक रूप से लिए जाने वाले पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगला है, निम्न में से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल चुनिए आपको, यहाँ पर गलत मेल चुनना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी रदरफोर्ड 1903। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम सचस 1882, गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पौधे में कैल्शियम की मात्रा होती है, तो पौधे में कैल्शियम की मात्रा आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5000 ppm पौधे में कैल्शियम की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, पौधे में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो आंसर हो जाएगा 0.2%। नेक्स्ट है, कॉपर पौधे किस रूप में लेते हैं? तो कॉपर आपको बताना है पौधे किस रूप में लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, इन दोनों के रूप में कॉपर को पौधे ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता का बेमेल आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा बेमेल दिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉपर 60 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आधात्विक तत्व इनमें से कौन सा है? तो आधात्विक तत्व की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न यहाँ पर 31 है, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देने के लिए गलत कथन है इनमें से? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 31 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई व पुरानी पत्तियों पर। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है, तो जीव द्रव्य का जो मुख्य अवयव होता है वो नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की मुद्रा कौन से पोषक तत्व को कहते हैं? तो ऊर्जा की जो मुद्रा है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता लाता है, तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में सरसता यहाँ पर नाइट्रोजन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, तो फसलों में प्रोटीन की मात्रा यहाँ पर राइट आंसर होगा नाइट्रोजन के द्वारा, ऑप्शन ए सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, पोटास की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोशिका विभाजन के लिए साइट निर्माण करते हैं, तो कोशिका विभाजन के लिए साइट निर्माण का कार्य नाइट्रोजन करते हैं, एन यहाँ पर। नेक्स्ट है, पौधों में ब्रोंजिंग
कारिकी विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला है अमरूद में ब्रोंजिंग कारिकी विकार कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जिंक, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की अधिकता से हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मैग्नीशियम और पोटास। अगला क्वेश्चन 41 है पौधों में परासरण जल गति और आयनिक संतुलन में सहायक होता है। तो यहाँ पर जो सहायक होता है वो सोडियम है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है फूल गोभी में ह्यूप्टल विकार किस कमी से होता है? तो फूल गोभी में ह्यूप्टल की बात करें तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न है यहाँ पर कैल्शियम की अधिकता से कौन से पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की अधिकता से यहाँ पर सोडियम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक है। तो ट्रिप्टोफान जो है जिंक के संश्लेषण में सहायक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आलू के ट्यूबराइजेशन में सहायक होता है। तो आलू के ट्यूबराइजेशन में आपको बताना है इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो सहायक होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला क्वेश्चन है नींबू जाति के पौधों में किस की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग लगता है? तो आंसर होगा मोलिब्डेनम की कमी से। अगला प्रश्न है पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। तो पौधों में रसाकर्षण दाब को जो बढ़ाता है वो क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 48 है क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। तो क्लोरोफिल निर्माण में आयरन जो है यहाँ पर सहायक होता है। नेक्स्ट है धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। तो धान में जिंक की कमी से खैरा रोग आपको यहाँ पर बताना है, तो आंसर हो जाएगा जिंक। अगला प्रश्न है विटामिन सी बनने में सहायक पोषक तत्व। तो विटामिन सी बनने में जो सहायक पोषक तत्व है मोलिब्डेनम है। अगला प्रश्न ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से कम शुष्क भार के अनुसार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर मृदा में नाइट्रोजन की विषाक्तता को दूर करता है। तो मृदा में नाइट्रोजन की विषाक्तता को दूर किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पराग नलिका का विकास करता है। तो पराग नलिका का विकास यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। तो पौधों में रसाकर्षण दाब क्लोरीन बढ़ाता है। अगला प्रश्न है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है। तो यूरिएज एंजाइम का जो घटक है वो निकेल होता है। नेक्स्ट है रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो आंसर की बात करें तो सिलिका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन सा है? तो ऑक्सीजन का वाहक जो है वो आयरन है, Fe। अगला है राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक होता है। तो राइजोबियम जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में सहायक जो तत्व है वो कोबाल्ट है, CO। अगला है कोशिका के स्फीति दाब को नियंत्रित करता है। तो कोशिका के स्फीति दाब को जो नियंत्रित करता है वो क्लोरीन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है पौधों की निचली पत्तियों पर V आकार की क्लोरोसिस के लक्षण किसकी कमी से दिखाई देते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन की कमी यहाँ पर सही आंसर होगा। पौधों में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोलिब्डेनम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइटोक्रोम्स फायरिडोक्सिन व हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयरन। अगला क्वेश्चन है ब्रेसिकेसी जाति सरसों की पत्तियों का प्याले नुमा किसकी कमी से हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नटखट हरिमाहीनता किसकी कमी से होती है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी से होती है। नेक्स्ट है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का आवश्यक घटक इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा फास्फोरस। अगला है आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। तो आयरन के अवशोषण को इनमें से आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर, Cu। अगला है पौधों में विटामिन A कैरोटीन के निर्माण में वृद्धि करता है।
तो आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला है फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तो फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य का मुख्य अवयव होता है। तो जीव द्रव्य का जो मुख्य अवयव है वो नाइट्रोजन होता है। अगला है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है। तो कोशिका झिल्ली की जो पारगम्यता है तो ऑप्शन बी यहाँ पर बोरोन बढ़ाता है। अगला है क्रूसीफेरी व एलियेसी कुल की फसलों में गंध किसके कारण आती है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी सल्फर के कारण। अगला प्रश्न है चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की जो क्षमता होती है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पौधों में की ऑफ लाइफ के रूप में जाना जाता है। तो पौधों को की ऑफ लाइफ के रूप में किससे जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पर्णहरित का मुख्य भाग होता है। तो पर्णहरित का जो मुख्य भाग है वो मैग्नीशियम होता है। अगला है औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है। तो औद्योगिक अमोनिया की बात करें तो हाइबर बोच मेथड से बनाई जाती है। अगला है निम्न में से नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फार्म इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा N2। अगला है नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो नाइट्रोजन का नुकसान यहाँ पर आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इसका सही जवाब बनेगा डीनाइट्रिफिकेशन, वोलाटाइलाइजेशन, लीचिंग, इन सभी के द्वारा नाइट्रोजन का नुकसान होता है। अगला है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कवर्ड बाय। तो किसके द्वारा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कवर्ड किया गया था। तो आंसर होगा बोथ हर्मन हेल्डरिगल मार्टिनस वेंजर रिंक। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु इनमें से आपको बताना है कौन से होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन जीवाणु जो है नाइट्रोबैक्टर। अगला प्रश्न है वनस्पति वृद्धि को बढ़ाता है। तो वनस्पति वृद्धि को जो है नाइट्रोजन बढ़ाता है। अगला प्रश्न है जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता है। तो जड़ों की वृद्धि की बात करें तो फास्फोरस यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फसलों में कीट रोग तथा प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव इनमें से आपको बताना है। तो आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा प्रतिशत मात्रा बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फर। अगला क्वेश्चन है सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। तो सब्जियों के पकने के गुण को ऑप्शन डी यहाँ पर पोटाश जो है बढ़ाता है। पौधों का बौना दिखाई पड़ना कौन से पोषक तत्व की कमी है। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फलों व सब्जियों की भंडारण क्षमता कौन से पोषक तत्व की अधिकता से कम हो जाती है। तो आंसर होगा नाइट्रोजन की कमी से। अगला प्रश्न है फलों के गिरने की समस्या होती है। तो फलों के गिरने की जो समस्या होती है बा व सा दोनों, पोटाश की कमी और नाइट्रोजन की कमी। अगला है नाइट्रोजन की विषाक्तता को दूर करता है। तो नाइट्रोजन की विषाक्तता को यहाँ पर दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है गन्ने में शर्करा की मात्रा कम कौन से पोषक तत्व की अधिकता से होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है फसल जल्दी पकती है। तो फसल जो है यहाँ पर उपरोक्त सभी के द्वारा जल्दी पकती है। अगला प्रश्न है फसलों के दाने को कोमल बनाता है। तो फसलों के दानों को कोमल नाइट्रोजन बनाता है। अगला है पौधे में ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो पौधे में ट्रैफिक पुलिस के नाम से जो जाना जाता है ऑप्शन डी पोटाश। अगला है इंटरनोड की लंबाई का कम होना कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। तो आंसर हो जाएगा बोरान की कमी से। अगला प्रश्न यहाँ पर विटामिन्स थायमीन व बायोटिन बनने में सहायक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर सहायक होता है। अगला है कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सांद्रित खाद इनमें से कौन सी है। तो सांद्रित खाद जो है खलियाँ।
प्रभाव क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर पहला ऑप्शन दिया गया है पौधे में पोषक तत्व सांद्रता में थोड़ी कमी। ऑप्शन बी है पौधे में पोषक तत्व सांद्रता में छोटी वृद्धि, पौधे में पोषक तत्व सांद्रता में बड़ी कमी, पौधे में पोषक तत्व सांद्रता में बड़ी वृद्धि। तो स्टीनबर्ग प्रभाव क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पौधे में पोषक तत्व सांद्रता में थोड़ी कमी। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पौधे उच्च मृदा पीएच पर फास्फोरस को किस रूप में अवशोषित करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न थर्ड क्वेश्चन नंबर है जब दो स्व असंगत लेकिन क्रॉस संगत पैतृक लाइंस को आपस में लगाया जाता है तो दोनों स्व असंगत लाइन से प्राप्त बीज होंगे संकुल बीज होंगे, स्वपोषित बीज होंगे, संकर बीज होंगे या अंतः प्रजनित बीज होंगे। तो यहाँ पर थर्ड के आंसर की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संकर बीज, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिप्टिक विधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इनमें से यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्रिप्टिक विधि के लिए प्रचुर मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है, इसमें स्वप्रजनन और क्रॉसिंग दोनों शामिल है। यह इनब्रेड लाइनों के साथ साथ संकर लाइनें भी दे सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर मृदा के कुल कार्बनिक पदार्थ में ह्यूमस प्रतिशत होता है, तो ह्यूमस आपको बताना है कितने प्रतिशत होता है। तो 5 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी 80, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से के शब्द से हुई है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति आपको बताना है यहाँ पर किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैटिन भाषा से हुई है मृदा शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है मृदा का कण होता है 1 आयाम वाला, 2 आयाम वाला, 3 आयाम वाला, 4 आयाम वाला। तो यहाँ पर 7 का आंसर दीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 आयाम वाला मृदा का कण होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 8 क्वेश्चन नंबर संकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए केवल पर परागण वाली फसल प्रजातियों में ही उत्पादित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है सीजीए और एससीए दोनों घटकों का उपयोग किया जाता है, अत्यधिक सजातीय होते हैं, आनुवांशिक संरचना पीढ़ियों के दौरान बदलती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए। इनमें से सही जवाब क्या बनेगा। तो 8 क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल पर परागण वाली फसल प्रजातियों में ही उत्पादित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 9 क्वेश्चन नंबर मृदा का फसलों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एडाफोलॉजी के अंतर्गत मृदा का फसलों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई है। तो एडोफोलॉजी शब्द की आपको उत्पत्ति बताना है किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से एडोफोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11 क्वेश्चन नंबर पेडोलॉजी के जनक किसे कहते हैं। तो पेडोलॉजी का जनक आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा डोकुचेव को पेडोलॉजी के जनक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 12 मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा है। तो मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा है। तो आंसर हो जाएगा विथनी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था। तो न्यूनता के सिद्धांत की बात करें तो आंसर हो जाएगा लीवेग ने न्यूनता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है मृदा की 10 से 20 मील ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर दीजिए। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो आंसर दीजिए यहाँ पर 14 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूपपड़ी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर 15 भूपपड़ी की ऊपरी परत जो सिलिका व एल्युमिनियम की बनी होती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सियाल कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 जनसंख्या सुधार दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित की गई एक किस्म को उचित पहचान के साथ अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, अलगाव में यादृच्छिक मिलन, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, स्पीड ब्रीडिंग के बारे में सही कथनों की पहचान करना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केवल ए, बी और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब बनेगा, ए, बी, डी। इसका लक्ष्य फसल के प्रजनन चक्र को कम करना है और यह फसल की परिपक्वता को बढ़ाने के लिए फोटो पीरियड और तापमान में बदलाव करता है। ए और बी और डी, इसका उपयोग शुरू में अंतरिक्ष स्टेशन में फसल उगाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर ए, बी, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 क्वेश्चन नंबर, भूपपड़ी की सबसे अधिक मोटाई कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है भूपपड़ी की सबसे कम मोटाई कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्र तल, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 20 क्वेश्चन नंबर, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो भूपपड़ी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूपपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है, तो भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा 27.72% भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है मृदा के किस संस्तर को कार्बनिक संस्तर कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ओ संस्तर। अगला प्रश्न मृदा के किस संस्तर को पैतृक संस्तर कहते हैं दोस्तों? तो पैतृक संस्तर इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृदा के किस संस्तर को टॉप सोयल संस्तर कहा जाता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए संस्तर यहाँ पर सही आंसर बनेगा। मृदा के किस संस्तर को सब सोयल कहते हैं? तो सब सोयल संस्तर इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी संस्तर। अगला प्रश्न कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? तो कृषिगत मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए संस्तर यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वनों वाली भूमि में सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा है? तो आंसर होगा ओ संस्तर। अगला प्रश्न है 29 क्वेश्चन नंबर, इलुविएशन संस्तर किसे कहते हैं इनमें से? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, A2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 30 क्वेश्चन नंबर, इलुविएशन संस्तर किसे कहते हैं? तो इसका भी आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B2 यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न मृदा के किस संस्तर में मृदा निर्माण की क्रिया जारी रहती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब बनेगा सी संस्तर में। अगला प्रश्न है मृदा के किस संस्तर में पूर्णतः अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए संस्तर में। अगला प्रश्न है फसल किस्मों के परीक्षण और विमोचन के लिए अपनाई जाने वाली गतिविधियों के सही क्रम की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही जवाब बनेगा, BACDE ये इसका यहाँ पर क्रम जो है सही आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेशन परीक्षण, उसके बाद में बहुस्थान परीक्षण, उसके बाद में किस्म की पहचान करेंगे और रिलीज और अधिसूचना, उसके बाद में बीज गुणन और वितरण, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीज प्रसंस्करण में कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो राइट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BADCE यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। सुखाना, उसके बाद में सफाई और ग्रेडिंग, बीज परीक्षण, बीज उपचार और उसके बाद में बैगिंग और लेबलिंग, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन आपको यहाँ पर बताना है कितना होता है। तो एक हेक्टेयर की पृष्ठीय मृदा का वजन की बात करें तो 2.25 × 10⁶ kg
मृदा का वजन होता है। अगला प्रश्न है 1 हेक्टेयर की 1 सेमी मृदा का वजन कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर की 1 सेंटीमीटर मृदा का वजन आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट है सोलम कौन से शस्त्र को कहते हैं? तो सोलम आपको बताना है यहाँ पर कौन से शस्त्र को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा A+B शस्त्र को सोलम कहा जाता है। अगला प्रश्न है रिगोलित कौन से शस्त्र को कहते हैं? तो रिगोलित की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A+B+C शस्त्र को रिगोलित कहते हैं। अगला प्रश्न है बिना शस्त्र की मृदा को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना शस्त्र की मृदा को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिगोसोल्स कहते हैं बिना शस्त्र की मृदा को। अगला प्रश्न मृदा निर्माण की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 चरणों में पूरी होती है। अगला प्रश्न है सेप्रोलाइट मृदा परिच्छेदिका का वह भाग होता है जो कम अपक्षयित होता है, यह कौन से शस्त्र को कहते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शस्त्र को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से मृदा निर्माण के सक्रिय कारक इनमें से कौन से हैं? तो सक्रिय कारक की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु यहाँ पर मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जीनोटाइप है, सूची सेकंड में जनसंख्या दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 44 किसी क्षेत्र में लगातार एक जैसी पाए जाने वाली मृदा जो एक ही पैतृक पदार्थ से बनी है तथा एक जैसी जलवायु स्थिति में बनी है तथा मृदा की उम्र भी एक जैसी है, लेकिन इसके गुणों में विभिन्नता जल निकास तथा स्थलाकृति के कारण आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका में मृदा का विशेष स्तर होता है जिसके अंदर केंचुओं तथा अन्य जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक भर जाती है, क्या कहलाती है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोटोविना कहलाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। कथन फर्स्ट है अंतः प्रजनन अवसाद हानिकारक पुनरावर्ती एलील की समयुग्मता के ओज और प्रजनन क्षमता की हानि है। सेकेंड कथन है अंतः प्रजनन अवसाद अप्रभावी एलील की विषम युग्मता के कारण ओज और प्रजनन क्षमता की हानि के कारण है। तो यहाँ पर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकेंड जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। यहाँ पर सेकेंड जो है गलत दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पर सही दिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 क्वेश्चन नंबर सोयल इरेडिबिलिटी कण का आकार होता है। तो सोयल इरेडिबिलिटी का आपको कण का आकार बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा 0.1 mm से कम होता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन फर्स्ट है संकर विषम युग्मी और सजातीय होते हैं। कथन सेकेंड है शुद्ध वंशक्रम विषम युग्मी और विषम विषमांगी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर दीजिए। 48 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर 48 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकेंड गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो कथन सेकेंड है वो गलत दिया गया, पहला कथन जो है यहाँ पर सही है। संकर विषम युग्मी और सजातीय होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो है विकल्प सही है। अगला प्रश्न 49, यहाँ पर आपको 49 का आंसर आपको देना है। होरेजेनाइजेशन आपको यहाँ पर बताना है। तो 49 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डिकैल्सिफिकेशन निछालन और निक्षेपण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चट्टानों के अध्ययन किसे कहते हैं? तो चट्टानों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो चट्टानों का अध्ययन की बात करें तो पेट्रोलॉजी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है चट्टानों के निर्माण को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के निर्माण को पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। आंतरिक चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो आंतरिक चट्टान का उदाहरण की बात करें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ग्रेनाइट यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे सभी विकल्प। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन फर्स्ट है प्रकाश प्रतिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। कथन सेकेंड है डार्क रिएक्शन ग्रेना में होता है।
तो यहाँ पर 53 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, संकर बीज उत्पादन में किस बंधता का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मिक और आनुवांशिक नर बंधता का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संगमरमर कौन सी प्रकार की चट्टान है? तो 55 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, जिप्सम किस प्रकार का खनिज तत्व है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्वितीय, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, चूना पत्थर कौन से प्रकार की चट्टान का उदाहरण है इनमें से? तो चूना पत्थर की बात करें तो यहाँ पर अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। 58 का सही जवाब क्या बनेगा? तो भोपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्षारीय चट्टान आपको बताना है इनमें से। तो 59 का आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फलीदार बीजों की क्षति के पहचान के लिए त्वरित आकलन हेतु फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे 60 का आंसर होगा ऑप्शन सी यांत्रिक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ISTA द्वारा ब्लॉटर टेस्ट की अनुशंसा निम्नलिखित के विश्लेषण के लिए की जाती है? बीज अंकुरण के लिए, बीज ओज के लिए, बीज स्वास्थ्य के लिए, यांत्रिक क्षति के लिए। तो आप लोग 61 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज स्वास्थ्य के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय खनिज इनमें से कौन सा है? तो द्वितीय खनिज की बात करें तो जियोथाइट यहाँ पर द्वितीय खनिज के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोहा तत्व का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो लोहा तत्व के स्रोत की बात करें तो मैग्नेटाइट यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, USDA के अनुसार मृदा कणाकार को कितने भागों में बांटा गया है? तो USDA के अनुसार मृदा कणाकार की बात करें तो इसे 12 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ISSS के अनुसार क्ले के कणों का आकार होता है? तो यहाँ पे आंसर देना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 0.002 mm से कम होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ISSS के अनुसार सिल्ट के कणों का आकार होता है? तो सिल्ट के कणों का आकार आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.002। क्वेश्चन नंबर 67 है, चावल में गुड सीड क्या है? तो गुड सीड आपको बताना है इनमें से क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80% अंकुरण प्रतिशत वाले बीज, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, किसी मृदा में बालू, सिल्ट व क्ले का अनुपात क्या कहलाता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए मृदा कणाकार। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, USDA के अनुसार मृदा कणों को आकार के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर हो जाएगा 7 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न 70, ग्रेवल्स के कणों का आकार होता है? तो ग्रेवल्स के कणों के आकार आपको यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 से 4 मिमी। अगला प्रश्न है 71 में आपको गलत कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर की बात करें 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल थर्ड विकल्प यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही दिया गया है। इष्टतम भंडार की स्थिति मुक्त वायु प्रवाह, कम आर्द्रता और कम तापमान है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोरिया और सरसों की भौतिक शुद्धता होनी चाहिए, कितने % होनी चाहिए यहाँ पे? तो तोरिया और सरसों की भौतिक शुद्धता की बात करें तो 97% शुद्धता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कपास के बीजों में निष्क्रियता का कारण क्या है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फज, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कपास के बीजों में निष्क्रियता का जो कारण है वो फज है। अगला प्रश्न है 74, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोमट मृदा है तो दोमट मृदा आपको बताना है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा बालू 23 से 52%, सिल्ट 28 से 50%, क्ले 7 से 27%, उसे दोमट मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, बलुई दोमट मृदा आपको यहाँ पर बताना है। 75 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बालू 43 से 80%, सिल्ट जो है 0 से 50% और क्ले 0 से 20%। अगला प्रश्न है, क्ले दोमट मृदा है इनमें से। तो क्ले दोमट मृदा की बात करें तो बालू
जिसमें 20 से 45%, सिल्ट 15 से 53%, क्ले 27 से 40%, उसे क्ले दोमट मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है 77 क्वेश्चन नंबर, सिल्ट दोमट मृदा इनमें से आपको बतानी है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालू 0 से 50%, सिल्ट 50 से 88% और क्ले 0 से 27%, सिल्ट दोमट मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, खेती की दृष्टि से कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त होती है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा क्रम बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, प्लेटी संरचना पाई जाती है। तो प्लेटी संरचना आपको बताना है दोस्तों। इसका राइट जवाब क्या बनेगा यहाँ पे? तो आंसर हो जाएगा वनों वाली भूमि में प्लेटी संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मृदा में सीमेंटिंग एजेंट क्या है? तो मृदा में सीमेंटिंग एजेंट इनमें से बताना है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है, क्ले, एल्युमिनियम और आयरन, ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक CEC होती है तो किस में होती है? क्ले में, सिल्ट में, बालू में, कोलाइड्स में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलाइड्स यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व यहाँ पर आपको बताना है। वास्तविक घनत्व स्थूल घनत्व को कहते हैं या कण घनत्व है, मृदा घनत्व, उपरोक्त सभी। तो 82 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा कण घनत्व, यहाँ पर मृदा का वास्तविक घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, मृदा का स्थूल घनत्व आपको बताना है यहाँ पर। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, मृदा का कण घनत्व होता है। तो मृदा का कण घनत्व आपको बताना है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, स्थूल घनत्व सर्वाधिक होता है। तो स्थूल घनत्व सर्वाधिक किसका होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बालू, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, कण घनत्व सर्वाधिक होता है। तो इनमें से आपको बताना है कण घनत्व सर्वाधिक किसका होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्ले मृदा का कण घनत्व सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स HI ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक उपज अनाज बटे जैविक उपज अनाज प्लस भूसा इंटू 100। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरता शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मूंगफली में बाहरी आवरण या बीज आवरण को क्या कहते हैं? तो मूंगफली में बाहरी आवरण या बीज आवरण को टेस्टा कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूपरिष्करण से कण घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 91, भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, कम होता है। अगला है, बालू में रंध्रता प्रतिशत आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा 40%। अगला प्रश्न है, दोमट मृदा में रंध्रता प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 47%। अगला है, सिल्ट दोमट में रंध्रता प्रतिशत क्या है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 50%। अगला प्रश्न, क्ले में रंध्रता प्रतिशत आपको बताना है। क्ले मृदा में रंध्रता प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 58%। अगला प्रश्न, मृदा रंग का निर्धारण किया जाता है। तो मृदा रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोन्सेल चार्ट के द्वारा मृदा रंग का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा वर्णक्रम रंग का निर्धारण किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, रंग के गहरे व हल्के होने परावर्तन द्वारा को दर्शाता है। तो आंसर होगा वैल्यू को दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, मृदा रंग की शुद्धता को दर्शाता है। तो मृदा रंग की शुद्धता को इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा क्रोमा दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकृत मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रंग लाल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक वाहक या एक उच्च आणविक विलेय के माध्यम से बीजों के नियंत्रित जल योजन को उस स्तर तक लाया जाता है जो पूर्व अंकुरण चयापचय गतिविधि शुरू करता है और उसके बाद मूलांकुर के उद्भव को रोकने के लिए निर्जलीकरण को बीज के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्राइमिंग के रूप में जाना जाता है। अगला है अपचयित मृदा में आयरन की अधिकता होने पर रंग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूरा यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है मृदा वायु में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 79.2%। अगला प्रश्न है मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा आपको बतानी है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20.6% मृदा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा 0.25% मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है मृदा में गहराई बढ़ने के साथ गैसों की विसरण दर होती है, कम होती है, अधिक होती है, सामान्य या कम व अधिक हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा कम होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मृदा में जल कौन से बल से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बना रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ससंजन और आसंजन, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है आर्द्रताग्राही जल का मान वायुमंडलीय दाब इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा -31 से -10,000। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण जल का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1/3 से 0। अगला प्रश्न है आर्द्रताग्राही गुणांक का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -31। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित में से बीज उत्पादन की कौन सी तकनीक भारत में प्रतिबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है बीज अंकुरण में सहायक शर्करा इनमें से आपको बतानी है। तो आंसर हो जाएगा माल्टोज। अगला प्रश्न है बाजरे का परीक्षण भार कितना होता है। तो बाजरे का परीक्षण भार 5 से 7 ग्राम होता है। अगला प्रश्न अल्टीमेट मुरझान बिंदु का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -60। अगला प्रश्न है क्षेत्र धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1/3। अगला प्रश्न है जल धारण क्षमता का मान वायुमंडलीय दाब पर आपको बताना है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा 0 से -31। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीजेल अंकुरण ग्रैमनी कुल के सभी पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है संतृप्त मृदा का मान वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है। तो आंसर की बात करें तो 0 यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है किस फसल का कटाई सूचकांक सबसे अधिक होता है। तो कटाई सूचकांक बताना है यहाँ आपको सबसे अधिक किसका होता है। तो आंसर हो जाएगा आलू का कटाई सूचकांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है उपलब्ध जल का मान वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है। तो आंसर हो जाएगा -1/3 से -15। अगला प्रश्न है मक्का में भ्रूण का बाहरी किनारा कौन सा है इनमें से। तो आंसर हो जाएगा स्कूटेलम। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है मृदा के द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता कहलाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रति इकाई उत्पादन कहलाता है। तो प्रति इकाई उत्पादन क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा मृदा उत्पादकता कहलाता है। अगला प्रश्न है मृदा का पैतृक गुण इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता कहलाता है। अगला प्रश्न है मृदा का मूलभूत गुणधर्म क्या है इनमें से। तो मृदा का मूलभूत गुणधर्म जो है कणाकार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृदा में शस्त्रों की संख्या होती है। तो मृदा में आपको शस्त्र बताने हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 5 होती है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको यहाँ पर बताना है। 127 का क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल ब्यूरो क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है
क्रीडा का मुख्यालय आपको बताना है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्रीडा की बात करें तो हैदराबाद इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है मृदा कणाकार ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा मेसोन जार काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से उपार्जित लक्षण इनमें से कौन से हैं। तो उपार्जित लक्षणों की बात करें तो यहाँ पर मृदा उर्वरता यहाँ पर सही जवाब बनेगा। पिट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, तो पिट मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा आपको बतानी है, तो आंसर हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न है यहाँ पर ह्यूमस में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत कितना होता है। तो ह्यूमस में कार्बन की प्रतिशत की बात करें तो 58% ह्यूमस में कार्बन की मात्रा का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है ह्यूमस में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा 3 से 6% ह्यूमस में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है ह्यूमस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ह्यूमस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ह्यूमिक अम्ल, फुल्विक अम्ल और एपोक्रेनिक अम्ल, ये सभी जो हैं ह्यूमस में अम्ल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कृषिगत मृदा का CN रेशियो कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 10:1 होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। अगला प्रश्न है बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1965 में इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है डेल्हेन अवशेष में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20:1 से 30:1 होता है। 139 क्वेश्चन नंबर बीज के वर्ग का उनके पूर्वज वर्ग से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों लकड़ी का बुरादा में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 400:1, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 4:1 से 9:1, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। निम्न में से नवनिर्मित मृदा इनमें से कौन सी है। तो नवनिर्मित मृदा की बात करें तो एंटीसोल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मृदा परिच्छेदिका की सबसे कम गहराई पाई जाती है। तो मृदा परिच्छेदिका की सबसे कम गहराई जो है ये एंटीसोल्स में पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक मृदा की बात करें तो इंसेक्टिसोल्स जो है यहाँ पर सर्वाधिक मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिस्टोसोल्स, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है GOT ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनुवांशिक शुद्धता के लिए परीक्षण किया जाता है ग्रो आउट टेस्ट। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम NSC की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब बनेगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बीज उत्पादन और बीजों के विपणन का विकास करने के लिए बीज कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों को प्रशिक्षित करना और उन्नत बीज कार्यक्रमों का समन्वय करना, उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत अधिक फैलाने व सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। बहुत अधिक फैलने व सिकुड़ने का गुण किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्टिसोल, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ex-situ संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा बीज जीन बैंक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है सर्वाधिक अपक्षयित मृदा इनमें से कौन सी है। तो सर्वाधिक अपक्षयित मृदा जो है ऑक्सीसोल्स है। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है केट क्ले मृदा में प्रधानता होती है। तो केट क्ले मृदा में किसकी प्रधानता पाई जाती है। तो यहाँ पे
नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए चैप्टर वाइज एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में आपको सोयल साइंस के 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने को आपको मिलेंगे इस वीडियो में। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है यहाँ पर, कौन सा मृदा क्षरण नुकसानदायक होता है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा मृदा क्षरण है इनमें से जो नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित क्षरण जो है मृदा क्षरण नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृदा की 1 इंच मोटी परत बनाने में समय कितना लगता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 800 से 1000 वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, जल द्वारा मृदा क्षरण कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जल द्वारा मृदा क्षरण यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा मृदा क्षरण कौन से राज्य में सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल द्वारा मृदा क्षरण का सबसे खतरनाक रूप इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्लिप क्षरण, स्लिप इरोजन, गली इरोजन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल द्वारा मृदा क्षरण में सबसे अधिक नुकसान होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, परत क्षरण, सीट इरोजन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको फिल करना है, किस्म एक अधिसूचित किस्म या किसान की किस्म है जो सार्वजनिक डोमेन में है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक्सटेंट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जर्म प्लाजा के आधार संग्रह को किस पर नमी के साथ संग्रहित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर आंसर बनेगा और 5%। अगला, हवा द्वारा क्षरण का प्रारंभिक रूप इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबन इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हवा द्वारा क्षरण का सबसे हानिकारक रूप इनमें से कौन सा है? तो आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा उच्छलन। अगला प्रश्न, बेंच टेरेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं? तो बेंच टेरेसिंग की बात करें तो 16 से 33% ढलान पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक टेरेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 से 10%। अगला प्रश्न है 175 क्वेश्चन नंबर, अगर ढलान कितना हो तो यांत्रिक क्रियाओं द्वारा सुधार किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2% से कम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शुष्क क्षेत्रों में ढलान में मृदा क्षरण रोकने व जल का अंतःस्रावण बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कंटूर बडिंग की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढलान में मृदा क्षरण रोकने के लिए क्या करते हैं? तो आंसर होगा ग्रेडेड बडिंग की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 178 क्वेश्चन नंबर, भारत में मुख्यतः मृदा क्षरण रोकने के लिए क्या करते हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, कंटूर बडिंग और ग्रेडेड बडिंग। अगला प्रश्न है, बालू मृदा की प्लास्टिसिटी होती है? तो बालू मृदा की प्लास्टिसिटी आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मृदा प्लास्टिकता सर्वाधिक होती है? तो मृदा प्लास्टिकता आपको बतानी है किसकी सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्ले मृदा की। अगला प्रश्न है, मृदा में जल की वह मात्रा जिसमें मृदा बिना दरारों की फैलती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मृदा प्लास्टिसिटी कहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मृदा सुगठिता का सही क्रम इनमें से आपको बताना है। तो मृदा सुगठिता का जो सही क्रम हो जाएगा क्ले, सिल्ट और बालू। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो जड़ों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो 15 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान होता है? तो आंसर हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, जुताई के लिए उपयुक्त सुगठिता होती है? तो जुताई के लिए उपयुक्त सुगठिता इनमें से आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा फ्राइबल।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मृदा की अवस्था से दूसरी मृदा में बदलना क्या कहलाता है? तो मृदा की अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना अटर वर्ग लिमिट कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। मृदा में सर्वाधिक तरल लिमिट होती है, तो मृदा में सर्वाधिक तरल लिमिट किस में होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोलाइट। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदा सर्वाधिक कौन से राज्य में पाई जाती है इनमें से? तो आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात, सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, मृदा कोलाइट कणों का आकार होता है, तो मृदा कोलाइट कणों का आकार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 0.001 mm से कम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृदा में सिलिका परत होती है, तो मृदा में सिलिका परत आपको बतानी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चतुष्फलकी होती है। अगला प्रश्न है, मृदा में एल्युमिनियम परत होती है, तो मृदा में एल्युमिनियम परत जो होती है वो अष्टफलकी होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक फैलने वाला मृदा कोलाइट से इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मोंट मोरिलो नाइट। अगला प्रश्न है, 2:1 अर्ध फूलने वाले खनिज इनमें से आपको बताना है खनिज तत्व, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्मी कोलाइट, यहाँ पर आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बड़े आकार के कण वाला कोलाइट इनमें से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केओनाइट, यहाँ पर केओलिनाइट यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक ससंजन बल है, तो निम्न में से सर्वाधिक ससंजन बल जो है मोंट मोरिलो नाइट, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पृष्ठीय क्षेत्र कौन से कोलाइट का होता है? तो सर्वाधिक पृष्ठीय क्षेत्र की बात करें तो मोंट मोरिलो नाइट का सर्वाधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला प्रश्न है, ह्यूमस की CEC है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए 200, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैनो शब्द आया है, तो नैनो शब्द आपको बताना है किस भाषा से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है नैनो। अगला प्रश्न है, मृदा पीएच की परिभाषा किसने दी थी? तो मृदा पीएच की जो परिभाषा दी गई थी तो सोरेन पीटर लोरिटज सोरेनसन के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, पीएच मीटर किसने खोजा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा अर्नोल्डो वेकमैन के द्वारा पीएच मीटर की खोज की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हाइड्रोजन आयन व मृदा पीएच का संबंध होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वितानुक्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन, पीएच शब्द कौन सी भाषा का है? तो पीएच शब्द जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, पीएच स्केल किसने दिया है? तो पीएच स्केल की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सोरेन पीटर ल्योरिटज सोरेन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हाइड्रोक्सिल आयन व मृदा पीएच का संबंध होता है, तो किससे संबंध होता है? तो आंसर बनेगा कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संचित अम्लता कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक अच्छी मृदा का PBS होना चाहिए, कितने % होना चाहिए? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 60% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए खरपतवार की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आर्जिमोन मैक्सिकाना खरपतवार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग यहाँ पर नोरी तानीगुची के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 210 क्वेश्चन नंबर, अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और बुझा हुआ चूना, इन सभी का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय भूमि के प्रति सहनशील फसल कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाय, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कम चूना चाहने वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, धान, चाय और आलू, ये सभी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला है, अम्लीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी में बदलने के लिए किस खरपतवार का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी रूमेक्स एसिटोसेला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा होती है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा किस प्रकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शुष्क क्षेत्रों में मृदा होती है। तो शुष्क क्षेत्रों में आपको बताना है मृदा जो है किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लवणीय मृदा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा पाई जाती है। तो कितने % पाई जाती है? तो आंसर होगा 0.1% से कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लवणीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम पाया जाता है। तो कितना % पाया जाता है? तो आंसर होगा 15% से कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम पाया जाता है। तो कितना % पाया जाता है यहाँ पर? ये ऑप्शन रहे आपकी स्क्रीन पर। तो आंसर हो जाएगा 15% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, लवणीय क्षारीय मृदाओं को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा रेहली ऊसर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। तो विद्युत चालकता की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रकार की मृदाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा रेहली भूमि। अगला प्रश्न है, चावल की कौन सी किस्म क्षारीय प्रतिरोधी है इनमें से? तो चावल की आपको इनमें से किस्म बतानी है जो क्षारीय प्रतिरोधी है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, IR8, पद्मा, पूसा 2 और 20। अगला है, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त हरी खाद वाली फसल इनमें से कौन सी है? तो आंसर की बात करें तो ढैंचा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए कौन सा मृदा सुधारक काम में लेते हैं? तो क्षारीय मृदाओं के लिए मृदा सुधारक जो काम में लेते हैं वो जिप्सम है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, तरबूज की कौन सी किस्म को क्षारीय मृदाओं में लगाया जा सकता है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, शुगर बेबी, दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर लाल, ये सभी जो हैं क्षारीय मृदाओं में इन्हें लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विनिमयशील लवण पाए जाते हैं। तो विनिमयशील लवण की बात करें तो ये क्षारीय मृदाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, घुलनशील लवण पाए जाते हैं। तो घुलनशील लवण की यहाँ पर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय व क्षारीय मृदाओं में बिजाई के लिए कितने % बीज अधिक रखते हैं? तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10 से 15%। अगला प्रश्न है यहाँ पर नेक्स्ट, सर्वाधिक क्षारीय भूमि के प्रति सहनशील फसल इनमें से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जो इसका राइट जवाब बनेगा, फादर ऑफ इंडियन सोयल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JW लीथर इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ सोयल केमिस्ट्री। तो सोयल केमिस्ट्री के फादर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है 241 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्र धारण क्षमता सिंचाई के कितने घंटे बाद की जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 48 से 72 घंटे के बाद। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्र धारण क्षमता पर संतृप्त मृदा की तुलना में जल की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/2। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नैनो प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो नैनो प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिचर्ड फीनमैन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूनता का जो सिद्धांत है वो लीवेग ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 17वां आवश्यक पोषक तत्व निकिल की अनिवार्यता को सर्वप्रथम पहचाना गया था। तो किसके द्वारा सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो ब्राउन, वेल्च और कैरी के द्वारा सर्वप्रथम इसे पहचाना गया था। अगला है, यूरिएज एंजाइम क्रियाविधि में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर हो जाएगा निकिल इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा में मृदा फास्फोरस उर्वरक प्रतिक्रिया उत्पाद में से एक है। तो आंसर होगा ईस्टसेंगाइट। अगला प्रश्न यहाँ पर, फसलों की वृद्धि, पोषण और उपज के संबंध में मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एडोफोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा के चिकनी अंश में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक क्रिस्टलीय खनिजों का आकार होता है।
तो आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी में अमोनिया का वाष्पीकरण निम्नलिखित में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो आंसर हो जाएगा मृदा में नमी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के ठोस भाग के प्रति इकाई आयतन के भार को क्या कहते हैं? तो मृदा के ठोस भाग के प्रति इकाई आयतन को यहाँ पर कण घनत्व कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। पीएच में छोटे परिवर्तन का प्रतिरोध करने की शक्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बफरिंग क्षमता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 254 क्वेश्चन नंबर, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा आपको बतानी है कितने % पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24% अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्व विषाक्तता एक सामान्य समस्या है। तो ये सामान्य समस्या किसकी है? अम्लीय मृदा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ओल्सन विधि का व्यापक रूप से किसे ज्ञात करने के उपयोग के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मृदा में फास्फोरस। अगला प्रश्न नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 क्वेश्चन नंबर, सही विकल्प चुनें। कथन ए है सभी आवश्यक पोषक तत्व कार्यात्मक पोषक तत्व हैं। कथन बी है सभी लाभकारी पोषक तत्व आवश्यक पोषक तत्व हैं। कथन सी है सभी लाभकारी पोषक तत्व कार्यात्मक पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पर 257 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल बी जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, फास्फोरस को पौधे मृदा से अधिकतर किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं? तो आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा अवशोषित करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नई पत्तियों का पीला पड़ना जबकि पुरानी पत्तियों का हरा रहना पोषक तत्वों की कमी का लक्षण है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सल्फर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तापमान के साथ क्रिस्टल का आकार बदलता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अगला है प्रश्न यहाँ पर, यूरिया उर्वरक में बाईयूरेट की अधिकतम स्वीकार्य सीमा क्या है इनमें से? तो आंसर होगा 1.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नाइट्रीकरण अवरोधक है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, नीम, करंज और निमिन, ये सभी जो है आंसर हो जाएगा। अगला है, आदर्श मृदा की संरचना के लिए कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 5%, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लीजेशन के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जल भराव की स्थिति। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी खनिज कौन सा है इनमें से? तो आंसर क्वार्टज यहाँ पे राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको फिल करना है, एक घटना जो तब घटित होती है जब पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के बाद पौधे की वृद्धि तेजी से बढ़ती है जिससे पोषक तत्वों की सांद्रता में थोड़ी कमी आती है। तो आंसर हो जाएगा स्टीनबर्ग प्रभाव। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा तलछट या पानी में मौजूद सूक्ष्मजीव कम अणुभार वाले घुले हुए कार्बनिक अणुओं को अमीन या एमाइड समूह सामान्य सूत्र RnH2 के रूप में खनिजीकृत करते हैं और अमोनिया NH4 का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनीकरण। अगला प्रश्न है 268 क्वेश्चन नंबर, यह पौधों और कवक के एक प्राचीन संघ ग्लोमेरुलोमाइकोटा के सदस्यों के बीच एक सहजीवन है जो परपोषी पौधों को पानी और पोषक तत्वों जैसे फास्फेट और नाइट्रोजन की आपूर्ति में सुधार करता है। बदले में पौधे द्वारा तय कार्बन 20% तक कवक को हस्तांतरित किया जाता है। तो 268 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा। ऑप्शन सी है अर्बुस्कुलर माइकोराइजम। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको फिल करना है, कोशिका भित्ति झिल्ली के निर्माण और उसकी लोच में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जो कोशिका अखंडता और झिल्ली पारगम्यता को बनाए रखकर सामान्य कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो गलत कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4 जो कथन है यहाँ पर गलत दिया गया है। मूंग विग्ना रेडिएटा 0.53 नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, यहाँ पर 4th जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्मी कल्चर के किस उत्पाद का उपयोग पानी स्प्रे के रूप में किया जाता है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा वर्मी वास, यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, मृदा में गैसीय आदान प्रदान की प्रमुख क्रियाविधि इनमें से कौन सी है? तो मृदा में गैसीय आदान प्रदान की प्रमुख क्रियाविधि की बात करें तो विसरण यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, 5 सेमी गहराई पर मृदा का तापमान अधिक होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा खाली मैदान। नेक्स्ट है, नाइट्रेट के निछालन क्षति को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक इनमें से कौन से हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहाँ पर निछालन के समय मृदा प्रोफाइल में नाइट्रेट की सांद्रता, और बी ऑप्शन है मृदा प्रोफाइल से गुजरने वाले पानी की मात्रा। ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सतही जल निकायों को पोषक तत्वों से समृद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह को धीमा करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट कृषि पद्धतियों में शामिल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी सी, समोच्च भूपरिष्करण, स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेसिंग, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दी गई है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए। इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर मृदा की गुणवत्ता की बात करें, इसका मिलान हो जाएगा मृदा स्वास्थ्य से, और जल प्रदूषण का जो मिलान हो जाएगा बिंदु और गैर बिंदु स्रोत से, और मृदा क्षरण का जो मिलान हो जाएगा उपजाऊ परत का हटना, और भूमि क्षमता का मिलान हो जाएगा कृषि फसलें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 278 क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकंड दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग मिलान कीजिए। इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा इसका। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, इसका यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ सेकेंड दी गई है। इस क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब बनेगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ और डी का सेकेंड, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सो स्थानीय मापन चार्ट का जो मिलान हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन से मृदा नमी से, और यूएसडीए का जो मिलान हो जाएगा पाठचर्या वर्गीकरण से, मृदा कणों की व्यवस्था का मिलान हो जाएगा मृदा संरचना से, और 15 बार से ऊपर इसका हो जाएगा विल्टिंग रेंज से। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 4 सेमी गहरे पानी से 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल उपयोग दक्षता के घटते क्रम के साथ श्रृंखला की पहचान करें, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पिचर पॉट सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और सतह सिंचाई, ये इसका घटते क्रम में इसका सही जवाब बनेगा। जल उपयोग दक्षता के घटता क्रम, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वे तत्व जो मुख्य रूप से चिलेटेड रूप में व्यवस्थित होते हैं, इनमें से आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम। अगला है, पी उपयोग क्षमता को यहाँ पर आपको फिल करना है, वो कम करने और संतुलित अनुप्रयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है, सतह पर लवण की परत वाली मृदा को विलवणीकरण करने के लिए सतह पर जमा हुए लवणों को हटाना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जड़ अवशोषण के माध्यम से मृदा से अतिरिक्त लवणों को हटाते हैं और उन्हें अपने बायोमास में जमा करते हैं, उसे क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फाइटो एक्यूमुलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है,
कृषि चूना पत्थर या अन्य आधारभूत सामग्री की वह मात्रा जो मिट्टी के पीएच मान को अस्वीकार्य अम्लीय स्थिति से बढ़ाकर उस मान तक लाने के लिए आवश्यक है जिसे मिट्टी के वांछित उपयोग के लिए इष्टतम माना जाता है। तो यहाँ पर 268 का आप लोग 286 का आंसर आप लोग दीजिए। यहाँ पे सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूने की आवश्यकता इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, परिपक्व खाद की कौन सी विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च अमोनिया स्तर। अगला प्रश्न है, काला सोना निम्न को कहा जाता है। तो काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कंपोस्ट को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म पोषक तत्वों को कहा जाता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक नाइट्रोजन के खनिजीकरण के दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रीकरण की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का स्थिरीकरण कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात किस सीमा के बीच होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 30 से अधिक। अगला प्रश्न है, मृदा में सामान्य 80% या अधिक पोटेशियम और कैल्शियम किस रूप में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा खनिजों के संरचनात्मक घटक के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि के लिए आकार में मृदा का समुच्चय अनुकूल है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1 से 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फिल करना है, ने किसी भी खनिज तत्व के लिए कार्यात्मक पोषक तत्व शब्द का प्रस्ताव दिया जो पौधे के चयापचय में कार्य करता है, चाहे उसकी क्रिया विशिष्ट हो या नहीं। तो आंसर हो जाएगा निकोलस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाइट्रेट्स के आत्मसात के साथ साथ वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न 296, यहाँ पर आपको फिल करना है, ने यह तथ्य स्थापित किया कि पौधे द्वारा अवशोषित पोषक तत्व और अनाज की उपज या आर्थिक उत्पादन के बीच एक रैखिक संबंध मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो थॉमसन वे इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्लास में आपने 150 सॉइल साइंस के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया और 29 जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी 30 चैप्टर की, और ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं भानी रामडाल सर की जो बुक है ब्लैक बुक, उससे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।